नमस्कार दोस्तों, 23 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़ जो कि आज के एडिटोरियल में मैंने आपके साथ डिस्कस की है, सीएम क्विट्स एज कांग्रेस गवर्नमेंट फॉल्ट्स इन पुदुचेरी। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके वी नारायण स्वामी और उनके 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पुदुचेरी में रिजाइन कर दिया है। कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर यहाँ पे वोटिंग पड़ने वाली थी और वोटिंग पड़ने से पहले ही यहाँ पे इन्होंने रिजाइन कर दिया। एक्चुअली में किरण बेदी जी को निकालने के बाद तमिलिसाई सौंदरराजन जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया पुदुचेरी का, और जैसे ही ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने इन्होंने सबसे पहले ऑर्डर किया कि भाई एक फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। रीजन क्या था? देखिए, 33 टोटल मेंबर्स हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुदुचेरी के। हालांकि पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है बट उसका एक लेजिस्लेचर है, ठीक है ना। तो टेक्निकली उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, पुदुचेरी की यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर। इसमें 33 मेंबर्स हैं। इन 33 मेंबर्स में से 30 डायरेक्टली इलेक्टेड हैं और 3 नॉमिनेटेड हैं। इन 3 को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, तीनों के तीनों बीजेपी के हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि 33 मेंबर की जो असेंबली थी, इसमें कांग्रेस पार्टी के पास 15 सीटें थी जब 2016 में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी की मदद की थी 3 डीएमके के एमएलएज ने, जिनको आप बोलोगे तविद मुनित्र कजगम, एक इंडिपेंडेंट मेंबर ने। तो 33 में से 19 की मेजोरिटी आ गई थी और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। और इस सरकार के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे वी नारायण स्वामी जी। वी नारायण स्वामी जी अपने प्रकार से जैसे तैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते थे, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी इनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने नहीं देती थी, ऐसा बोलना है वी नारायण स्वामी जी का। और ये बात काफी ओपन में थी, क्योंकि अक्सर कर वी नारायण स्वामी और किरण बेदी जी के बीच में कोई ना कोई किसी न किसी बात पे झड़प होती ही रहती थी। अब यहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या है कि मिस्टर तमिल स्वामी सौंदरराजन ने जब ये फ्लोर टेस्ट ऑर्डर किया, इस फ्लोर टेस्ट से पहले वी नारायण स्वामी जी ने बोला, वी नारायण स्वामी के पास अब देखिए केवल 12 ही सीटें बची थी। हुआ ये जो 33 सीटें हैं ना, इन 33 सीटों में से रिसेंटली 7 सीटें पड़ गई खाली। एक कांग्रेस एमएलए लास्ट ईयर डिस्क्वालीफाई हो गया था और रिसेंटली 6 और मतलब एमएलएज हट गए हैं। कहां से? लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी से। क्यों? 5 कांग्रेस एमएलएज हटा दिए गए और 1 डीएमके रिजाइन कर गया। समझिए बात को। यहां पे एक कांग्रेस का एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गया पिछले साल, तो 33 में से बचे 32 और 6 अभी हटे। 6 अभी हटे कैसे? तो 5 कांग्रेस एमएलए ने और एक डीएमके के एमएलए ने रिजाइन कर दिया। तो अब भाई इस 32 में से आप 26 और हटा 6 और हटा दो तो कितने बचेंगे? 26 बचेंगे। तो ओवरऑल 33 में से एक कांग्रेस का एमएलए डिस्क्वालीफाई हुआ लास्ट साल, तो 32 बचे। और 32 में से 6 कांग्रेस एमएलए, मतलब 6 कांग्रेस और डीएमके, यानी 5 कांग्रेस एमएलए और एक डीएमके एमएलए ने अभी के लिए रिजाइन कर दिया। तो ओवरऑल जो इफेक्टिव मेंबरशिप बची पुदुचेरी की यूनियन टेरिटरी की, वो बची 26। समझ गए भाई? तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ पुदुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली की हो गई 26। अभी इन 26 में से मेजॉरिटी स्थापित करनी है। इन 26 में से 12 एमएलए तो भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, और 14 एमएलए में जो अपोजिशन में बैठे थे उसमें एआईएडीएम के, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रकजम के 4, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के 7 और बीजेपी के 3 नॉमिनेटेड एमएलए। तो ये मिला के अपोजिशन हो रहा है 14 का। तो यहां पे जो चीफ मिनिस्टर थे वी नारायण स्वामी, इनको ये तो पता चल गया था कि कॉन्फिडेंस मोशन ये जीत नहीं पाएंगे। तो वी नारायण स्वामी ने स्पीकर से बोला कि भाई ये जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, आप इन 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स को ट्रस्ट वोट में वोट मत डालने। तो ये 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से बेसिस पे वोट डाल रहे हैं? ये तो इलेक्ट होके आए भी नहीं है। लेकिन भले ही स्पीकर वी पी शिव कोलुंधु ये कांग्रेस के हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के लिए संविधान के हिसाब से 33 के 33 मेंबर्स ट्रस्ट वोट डाल सकते हैं, भले ही 3 मेंबर सीधे बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड हो। तो कुल मिला के यहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन होने से पहले ही वी नारायण स्वामी और इनके 4 मेंबर के कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया। बाद में स्पीकर वीपी शिवकोलुंधु ने डिक्लेयर किया कि कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हो गया है, लेकिन सीएम ने बोला कोई डिफीट नहीं हुआ है, हमने खुद ही रिजाइन कर दिया है। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने और द्रविड़ मुनेत्र कजागम ने बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया कि आप डेमोक्रेसी को मर्डर कर रहे हो। क्योंकि रीजन ये है, ऐसा बताया जा रहा है कि रिसेंटली ये जो 5 कांग्रेस एमएलए ने रिजाइन किया है और जो डीएमके ने रिजाइन किया है, एक डीएमके के एमएलए ने, ये जो 5 कांग्रेस के एमएलए का रिजाइन करने की वजह है, ये बीजेपी बताई जा रही है। क्योंकि इसमें से 2 कांग्रेस के एमएलए तो सीधे सीधे जाके वो बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं।
तो सीधे सीधे कांग्रेस के एमएलएस कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करके बीजेपी को बैक एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि शायद बीजेपी पीछे से माइंड गेम्स खेल रही है और यही इल्जाम डीएमके और कांग्रेस दोनों बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। हालांकि जो अपोजिशन है, अपोजिशन ये बोल रहा है कि अभी के लिए हम कोई सरकार नहीं बनाएंगे, और सरकार क्या ही बनाएंगे। अभी 2021 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं पुदुचेरी में, सॉरी यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव इलेक्शन होने वाले हैं पुदुचेरी में। तो अभी की सरकार बना के क्या ही कर लोगे, कुछ महीने की, इलेक्शंस के बाद ही सरकार बनाओ। अब पुदुचेरी की बात की जाए तो ये यूनियन टेरिटरी है और इसका जो इलाका है वो 4 अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है। इसके इलाके में 4 जगहें आती हैं। एक तो आती है पौंडीचेरी, जिसको अब पुदुचेरी कहा जाता है। एक आता है करिकल, जिसको पहले कराईकल, माहे और यनम। यहाँ पे आपको पौंडीचेरी नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको यनम नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कराईकल नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको माहे नजर आ रहा है। तो भाई पौंडीचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में है, यनम है आपका आंध्र प्रदेश में, माहे है आपका केरला में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे इशू है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्टेट लेजिस्लेचर्स की फंक्शनिंग में काम आएगा। हालांकि एग्जैक्टली मैं फिर से बोलूंगा, स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं हो रही है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी की बात हो रही है। आगे जाने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। साथ साथ मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उत्तराखंड की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई है जिसके थ्रू को ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे वुमेन को, ठीक है ना भाई। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज पुट फॉरवर्ड एन ऑर्डिनेंस प्रोवाइडिंग को ओनरशिप राइट्स टू वुमेन इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड। तो जो आदमी होते हैं उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी आदमियों को जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जमीन वगैरह मिली है अपने पिताजी से या पिताजी के पिताजी से, उस प्रॉपर्टी में अब कहीं ना कहीं वुमेन की भी को ओनरशिप होगी। अब ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हिल्स में देखने को मिला, और उत्तराखंड एक हिली स्टेट है। लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है मैन का हिली इलाके से प्लेन इलाके में। हिली इलाके में आज की डेट में ज्यादा देखिए एम्प्लॉयमेंट बचा नहीं है। जो थोड़ी बहुत जमीन है उस पे लोग खेती बाड़ी कर लेते हैं, और खेती बाड़ी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाली होती नहीं है हिली इलाकों में, चूंकि टेरेन भी टफ होती है और पानी की अवेलेबिलिटी भी कुछ जगहों पे होती है, कुछ जगहों पे नहीं होती है। तो अब ये जो को ओनरशिप वाला ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई वुमेन को हमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना है। ये वुमेन जो कि फाइनेंशियली पूरी तरीके से अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें को ओनरशिप इस वुमेन को मिलेगी। और इस को ओनरशिप के होने से बहुत सारी चीजें होंगी। पहली बात तो देखिए, हिली रीजन्स में और हमारे इंडिया में हर जगह पे हस्बैंड्स और वाइफ्स दोनों मिलकर अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, ठीक है भाई। और एग्रीकल्चर जो लोग कर रहे हैं उसमें ये सब माना जाता है कि जो हैवी लेबर इंटेंसिव वर्क होता है वो हस्बैंड करता है, जैसे प्लॉइंग द फील्ड। आजकल प्लॉइंग के लिए एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, ट्रैक्टर वगैरह जैसी चीजें आ गई, बट सबके पास ट्रैक्टर की अवेलेबिलिटी है नहीं। फिर वुमेन इन्वॉल्व होती है 90% ऑफ द फार्मिंग रिलेटेड वर्क में। तो थ्रेशिंग हो, हार्वेस्टिंग हो, सब में वुमेन इन्वॉल्व है। अब बात यह है कि लैंड की ओनरशिप आदमी के पास है, काम सारा वुमेन भी करवा रही है, तो लैंड की ओनरशिप आदमियों को ट्रांसफर होती रहती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब हस्बैंड्स की जो वाइफ्स होते हैं उनको भी वो लैंड ओनरशिप मिलेगी, ठीक है ना। देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट की अगर आप बात करो, ठीक है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसके चलते एक पिता की प्रॉपर्टी ना केवल उसके बेटे को मिलेगी, उनकी बेटी को भी मिलेगी। और हिंदू पर्सनल लॉज 1956 अप्लाई होते हैं कहीं ना कहीं हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख्स और जैन्स पे। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में बाप की प्रॉपर्टी बेटे के साथ साथ बेटी को भी मिलेगी। यहाँ पे हस्बैंड की प्रॉपर्टी में बराबर के राइट्स मिलेंगे वुमेन को, और इससे वुमेन का एम्पावरमेंट होगा। एम्पावरमेंट कैसे होगा कि भाई अगर वुमेन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए बैंकों से लोन लेना चाहे तो अभी वो लोन नहीं ले पाती हैं, क्योंकि जब आप बैंकों के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक कुछ ना कुछ देखते हैं कि भाई आपके पास क्या ऐसे एसेट्स हैं जिसकी बेसिस पर आप लोन मांग रहे हो। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चरल जमीन है तो बैंक आपको बहुत आसानी से लोन दे देते हैं। तो अगर को ओनरशिप राइट्स मिलती हैं वुमेन को, तो वुमेन को बैंक भी लोन दे देंगे फार्मर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। और इससे वुमेन की जो फार्म वर्क है, जो हार्ड वर्क है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्योंकि अभी के लिए वुमेन उतनी ही मेहनत कर रही है जितना आदमी कर रहा है। कुछ जगहों पे वुमेन ज्यादा मेहनत कर रही है, बट उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, ठीक है भाई। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस में पर्टिकुलरली ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही, खजुराहो डांस फेस्टिवल 2021। देखिए 6 डे का खजुराहो डांस फेस्टिवल शुरू हो गया 21 फरवरी 2021 को। और ये जो डांस फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है खजुराहो टेम्पल में। खजुराहो टेम्पल
एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे एंशिएंट हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पल दोनों पाए जाते हैं। अभी खजुराहो में होता था ये खजुराहो डांस फेस्टिवल, लेकिन खजुराहो में खजुराहो टेम्पल्स में 44 साल बाद हो रहा है। 2019 का अगर आप ये खजुराहो डांस फेस्टिवल देखोगे तो चित्रगुप्त नाम के जो टेम्पल्स है वहां पे हुआ था, खजुराहो टेम्पल्स में नहीं हुआ था। एक्चुअली में खजुराहो टेम्पल्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन के अंदर है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उनका कंजर्वेशन जरूरी है। तो इतने मैसिव स्केल पे अगर डांस फेस्टिवल्स इन खजुराहो टेम्पल में होंगे तो स्ट्रक्चर्स के बर्बाद होने का डर होता है। बट यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रॉपर प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए इस बार बोला है कि ठीक है भाई, खजुराहो डांस फेस्टिवल आप खजुराहो टेम्पल में करवा लो। और ऐसा 46 ईयर्स बाद हो रहा है। पिछली बार ऐसा 1974 में हुआ था जब ये डांस सेलिब्रेशन खजुराहो टेम्पल में हुआ था, अब हो रहा है 2021 में। ये जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करता है। और देखिए बेसिकली ये जो डांस फेस्टिवल है इसकी ओवरऑल आप कह सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशनशिप है वो मध्य प्रदेश कला परिषद के हाथ में, और मध्य प्रदेश कला परिषद डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खजुराहो टेम्पल्स जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है वहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसकी अगर आप देखो लोकेशंस भी देख लीजिए, खजुराहो टेम्पल छतरपुर में पड़ता है मध्य प्रदेश में। इस खजुराहो डांस फेस्टिवल में जो अलग अलग इंडियन क्लासिकल डांस है इनको डिस्प्ले किया जाएगा। तो ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। मॉडर्न इंडियन डांस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अलग अलग मास्टर्स आएंगे और अपनी डांस परफॉर्मेंसेस यहाँ पे देंगे। खजुराहो की बात की जाए तो ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है जहाँ पे हिंदू और जैन टेम्पल्स दोनों पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश का नक्शा, तो ये जो लाल लाल रंग का जो डॉट दिख रहा है दिस इज बेसिकली खजुराहो। यहाँ पे फोटो में आपको खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स नजर आ रहे हैं। अगर आप बात करो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की तो 885 एडी से 1050 एडी के बीच में इनको बनवाया गया चंडेल डायनेस्टी के द्वारा। अराउंड 175 किलोमीटर है ये साउथ ईस्ट ऑफ झांसी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको इंक्लूड किया गया है और ये फेमस है नागरा स्टाइल आर्किटेक्चरल सिंबोलिज्म के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, यहां पे आपको ये पर्टिकुलर न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीबीसी चेयरमैन ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। आपको पता है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन है, लेकिन इस बात के ऊपर बहुत लंबे समय से बहस चल रही है कि ये जो रिजर्वेशन है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर प्रॉपर तरीके से इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा, जिसके चलते अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो बहुत सारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, कुछ बैकवर्ड क्लासेस ज्यादा फायदा उठा रही हैं और कुछ जिनको फायदा मिलना चाहिए उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जो चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के, जिनका नाम है भगवान लाल साहनी, इनका ये बोलना है कि भाई ये जो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ये इस बात को मानता है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का 4 सब कैटेगरीज में कैटेगराइजेशन होना चाहिए। जस्टिस रोहिणी कमीशन इसके ऊपर ऑलरेडी बातचीत कर रहा है। जस्टिस रोहिणी कमीशन को बनाया गया 2 अक्टूबर 2017 में। जस्टिस रोहिणी कमीशन अपने व्यू पॉइंट्स कई बार दे चुका है। जस्टिस रोहिणी कमीशन पूरी तरीके से अपनी रिपोर्ट जुलाई 2021 में सबमिट करेगा और यहां पे कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इसको फर्दर 4 सब क्लासेस में क्लासिफाई किया जाएगा। अब ये जो सब कैटेगरीज हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस की, इनमें कौन कौन आएगा? तो एक कैटेगरी तो ये है जिसको ओबीसी रिजर्वेशन के एडिक्वेट बेनिफिट्स मिले हैं। एक कैटेगरी ऐसी होगी जिसको ओबीसी रिजर्वेशन के कम बेनिफिट्स मिले हैं, लेस बेनिफिट्स। 2 और कैटेगरीज हैं जिसमें एक कैटेगरी है जो कि लीस्ट बेनिफिटेड है और एक कैटेगरी है जिसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। तो बेसिकली ओबीसी के अंदर जो भी कास्ट है उनमें 4 कैटेगरीज बनाई जाएंगी और उन 4 कैटेगरीज को इस बेसिस पे कैटेगराइज किया जाएगा कि हाँ भाई किसको एडिक्वेट रिजर्वेशन मिला है, किसको कम मिला है, किसको ज्यादा कम मिला है और किसको बिल्कुल ही नहीं मिला है। ठीक है भाई। जस्टिस रोहिणी कमीशन की जब रिपोर्ट सबमिट होगी जुलाई 2021 में, तब और प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि भाई ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के जो न्यूएंसेस हैं वो क्या क्या हैं। हालांकि अभी के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन भगवान लाल साहनी साहब ने बोला है कि हाँ भाई हम एग्री करते हैं ये जो सब कैटेगराइजेशन हो रहा है ओबीसी के अंदर इसके साथ। अगर आप बात करो कि ऐसा कोई स्टेट इंडिया में जहां पे ऑलरेडी ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन किया हो तो बिल्कुल बिहार में 2 ओबीसी के लेवल बना रखे, एक ओबीसी और एक ईबीसी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की जाए तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बनाया गया था 14 अगस्त 1993 में।
इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि भाई एक ऐसी बॉडी बनाइए जो कि बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में, हित में कुछ ना कुछ काम करेगी। तो इसीलिए इस बॉडी को बनाया गया। ठीक है भाई, 14 अगस्त 1993 को इस बॉडी को बनाया गया और इस बॉडी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया विद 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2017 एंड 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसके लिए अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इसका मेंशन होगा। तो आर्टिकल 338 में मेंशन है किसका? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्टैब्लिश किया गया था ताकि प्रोविजंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 को मीट किया जा सके। अगर आप बात करो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 338B, तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 और मेंबर्स होंगे। इनके अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब डिसाइड करेगा हमारे राष्ट्रपति साहब। जनरल स्टडीज पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक और न्यूज देखते हैं, कार्बन वॉच एसेस योर कार्बन फुटप्रिंट। भैया यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, इसका डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, तो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक मोबाइल ऐप डेवलप की जिसका नाम है कार्बन वॉच। इस कार्बन वॉच मोबाइल ऐप को यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने डेवलप किया। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप में मिल जाएगी, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी और एंड्रॉयड में आप इसको QR कोड की मदद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब चंडीगढ़ पहली स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने कार्बन वॉच को लॉन्च किया है। वैसे तो इस ऐप को चंडीगढ़ में रोल आउट किया गया है, क्यों? ताकि चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों से ये पूछा जा सके कि भाई आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। मतलब कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है? बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड released into the atmosphere as a result of the activities of a particular individual, organization or community। तो एक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी जो भी एक्टिविटीज करता है उसके चलते कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अमिट होती है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन वॉच ऐप चंडीगढ़ के सिटीजन्स डाउनलोड करेंगे और इस ऐप के अंदर वो फिल करेंगे कि भाई कितना वेस्ट जनरेशन वो कर रहे हैं, कितना पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी एनर्जी और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हैबिट्स हैं उनकी, क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी डेली की, कितने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स वो कंज्यूम करते हैं, एक इंडिविजुअल और उसकी फैमिली कितना वेस्ट जनरेशन करती है, कितना क्या क्या ट्रांसपोर्ट के साधन और कितने व्हीकल्स वो दिन में इस्तेमाल करते हैं। और इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो चंडीगढ़ के रहने वाले लोग हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, उनका कार्बन फुटप्रिंट पता किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि एक्चुअली में वो कितना कार्बन फुटप्रिंट कॉज कर रहे हैं, कितना गंदगी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। एक बात बता दूं कि जो कार्बन वॉच नाम की ऐप है इसको इंडिया में कहीं पे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, बट चूंकि यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ ने इस ऐप को बनाया है तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप बताइए कि आप किस प्रकार से अपना कार्बन फुटप्रिंट कंज्यूम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, चूंकि चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी ने ऐप बनाया है तो ऐप को इस्तेमाल करते वक्त मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपको इस प्रकार की चीज़ें फीड करनी पड़ेंगी कि आप चंडीगढ़ में कहाँ रहते हैं, आपके घर का एड्रेस क्या है, ताकि डाटा को सिर्फ चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी के हिसाब से सेग्रीगेट किया जा सके। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से एक यूनियन टेरिटरी की जो सरकार है वो अपने लोगों द्वारा फैलाए गए कार्बन फुटप्रिंट पे या कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को एसेस कर पाएंगे और देख पाएंगे कि किस हद तक उस यूनियन टेरिटरी के अंदर रिसोर्स का कंजम्पशन हो रहा है। कार्बन वॉच ऐप का जो आप देख सकते हो कि जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।